नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लगातार भारत के संविधान को पढ़ रहे थे और हमने एक बड़ा पार्ट कंप्लीट कर दिया था जिसे कहते हैं भारत के संविधान का भाग 5 संघ सरकार की हमने बात कर ली थी। सर्वोच्च न्यायालय का लास्ट अनुच्छेद हमने 151 पढ़ लिया था। आज उससे अगला नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और एक पृष्ठभूमि को देखने की कोशिश करते हैं, एक पूरे के पूरी राज्य सरकार के ओवरव्यू को लेने की कोशिश करते हैं। तो भाग 6 की बात करते हैं। नेक्स्ट भाग कौन सा है? 6। और 6 के अंदर किसकी बात कही गई है? राज्य सरकार की बात कही है। चलो उसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, बात करें राज्य सरकार की। जिस प्रकार से संघ सरकार है वैसे ही राज्य सरकार की व्यवस्था की गई है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर एक पार्लियामेंट सिस्टम दिया हुआ है, संघ और राज्य दोनों के लिए। ठीक है, तो एक पार्लियामेंट सिस्टम है जिसके अंदर राज्य सरकार की बात करेंगे। जैसे केंद्र सरकार है वैसे ही राज्य सरकार है। तो बात करेंगे सबसे पहले तो भाग, तो संविधान का भाग 6, ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 6 के अंदर, और साथ साथ में आर्टिकल की बात करूं तो अनुच्छेद 152 से लेकर 137 यहां तक संपूर्ण रूप से राज्य सरकार की बात बताई गई है। अब इस 152 से लेकर 237 तक क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आर्टिकल ध्यान रखिएगा, एक अनुच्छेद है सबसे पहला 152 के अंदर ध्यान रखिएगा राज्य की परिभाषा है। क्यों? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं किसको लेकर, राज्य सरकार को लेकर, तो हमें यह पता होना चाहिए राज्य कैसा है। अब आप कहोगे राज्य कैसा है? राज्य वैसा ही है जैसा अनुच्छेद 13 के अंदर 12 के अंदर व्याख्यात किया गया है। समझ में आ गया? अब 12 के अंदर क्या है? वही संघ सरकार, वही राज्य सरकार, वही ऐसी संस्थाएं, वही एनजीओ, वही पंचायती राज, वही नगर निकाय, जितने भी भारत सरकार के निकाय हैं, समझिए उन सबको, एनजीओ को, सबको सम्मिलित रूप से क्या कहा गया? स्टेट कहा गया। समझ में आ गया? तो वही परिभाषा यहां पर शामिल की गई है राज्य को लेकर। अब उसके बाद बात करते हैं सरकार को लेकर। तो मैंने कहा कोई भी सरकार होती है उसमें कितने भाग होते हैं? उसके 3 भाग। कौन कौन से 3 भाग? जनरली आपको पता होगा, एक जिसे कार्यपालिका कहा जाता है, एजुकेटिव, एक जिसे व्यवस्थापिका कहा जाता है, लेजिस्लेचर, और एक थर्ड जिसे कहा जाता है न्यायपालिका, जुडिशरी। ये 3 भाग होते हैं किसी भी सरकार के, चाहे वो राज्य सरकार हो और चाहे वो संघ सरकार हो। समझ में आ गया? एक कार्यपालिका, कार्य करने वाली, एक व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, कानून का निर्माण करने वाली, और एक उसको संरक्षण देने वाली, उसकी व्याख्या करने वाली। समझ में आ गया? इन तीनों का एक अलग अलग काम है, तीनों का अलग अलग आपको पता है पृथक्करण है, शक्तियां अलग अलग सेपरेट है। ठीक है, पावर ऑफ सेपरेशन की बात कही। अब कार्यपालिका क्या होती है आपको जनरली पता होगा, कार्य करने वाली, पहली बात। दूसरी बात करूं मैं अनुच्छेद, तो आर्टिकल शुरू होता है 153 से लेकर 167। इस पूरे के अंदर आपको कहीं ना कहीं किसकी जानकारी दी गई है? कार्यपालिका की। ठीक है, उसके बाद करें व्यवस्थापिका की, तो व्यवस्थापिका मतलब है कानून का निर्माण करने वाली। कानून का निर्माण संघ में कौन करती है? संघ में संसद करती है, और राज्य के अंदर उसे क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, और अगर बात करें आर्टिकल्स की, अनुच्छेद की बात करें, तो 168 से लेकर 213 के अंदर
व्यवस्थापिका की जानकारी दी गई, या फिर जिसे हम कहते हैं विधानमंडल की जानकारी दी। उसके बाद करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका का मतलब कानून का संरक्षक, कानून का संरक्षक और साथ साथ में कानून की व्याख्या, यही तो कार्य न्यायपालिका का होता है। यहां पर बात करें अनुच्छेद की, 214 से लेकर 237, 3 भागों में हमने बांट लिया। भाग 6 राज्य सरकार की बात कर रहा है, राज्य सरकार। भाग 5 के बाद भाग 6 राज्य सरकार, जैसे संघ सरकार वैसे राज्य सरकार। किसी भी सरकार के अंदर 3 भाग होते हैं, एक कानून का निर्माण करने वाला, एक कानून को क्रियान्वित करने वाला और एक कानून को संरक्षण देने वाला, जिसे हम एजुकेटिव, जुडिशरी और कहीं ना कहीं हम लेजिस्लेचर के रूप में जानते हैं। पहले आपको याद रखना है भाग 152 से 237, फिर हम उसको 3 भागों में बांट लेंगे। एक कार्यपालिका 153 से लेकर 167 तक, दूसरा विधानमंडल 168 से लेकर 213 तक, और इसके बाद 214 से लेकर 237 तक आपको ये देखने को। अब कार्यपालिका की बात करें तो देखिए, कार्यपालिका के अंदर 3 प्रकार की कार्यपालिका आपको देखने को मिलेगी। एक नाम मात्र कार्यपालिका, ध्यान रखिएगा। दूसरी वास्तविक कार्यपालिका, और तीसरी आपको देखने को मिलेगी स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका, ये 3 प्रकार की कार्यपालिका आपको देखने को मिलेगी। नाम से आपको पता लग गया होगा, नाम मात्र कार्यपालिका यानी कि ऐसे कार्यपालिका जिसके पास कार्य करने की अनौपचारिक औपचारिक शक्तियां हैं, उनका उपयोग नहीं करती व्यवहारिक रूप से, लेकिन सारी शक्तियां उन्हीं को सौंपी गई हैं। उनका प्रयोग वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगी, लेकिन सारी अथॉरिटी कहीं ना कहीं उनके पास है, यानी कि संवैधानिक शक्तियां यहां पर मिली हुई है नाम, लेकिन उन शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग जो करेगा उसे वास्तविक कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। और एक ऐसी कार्यपालिका जिसका वर्तमान स्वरूप आप हमेशा देखते रहोगे, सरकारें आए सरकारें जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमेशा रहेगी, तो उसे हम स्थायी कार्यपालिका के रूप में जानते हैं। अब नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब सिंपल सी बात है, हम नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में किसको शामिल करेंगे? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल अनुच्छेद कहीं ना कहीं 153 से लेकर 162 में आपको संपूर्ण रूप से यहां पर ये दिखाई देगा। यहां पर पूरे अनुच्छेद आपको दिखाई देंगे जो कहीं ना कहीं राज्यपाल से रिलेटेड। अब राज्यपाल होता क्या है, तो आपको पता हो कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान का रक्षक राज्य के अंदर, किसके अंदर? राज्य के अंदर संवैधानिक नियमों का संविधान के अनुसार किसको सबसे ज्यादा अथॉरिटी दे रखी है? वो राज्यपाल, प्रेसिडेंट आपको देखने को, गवर्नर आपको देखने को मिलेगा। संवैधानिक प्रमुख, समझ में आ गई बात? राज्य का प्रथम नागरिक भी इसे कहेंगे। राज्य का प्रथम नागरिक, यह आप ध्यान रखिएगा। किसके लिए? राज्यपाल के लिए, गवर्नर्स के लिए। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, यह अलग बात है कि उसकी जो अथॉरिटी होती है, उसकी जो शक्तियां होती है, उनका प्रयोग वो ना करके उसके अधीनस्थों के माध्यम से किया जाता है। अब बात करेंगे वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? वास्तविक कार्यपालिका का मतलब हुआ मंत्रिपरिषद प्लस मुख्यमंत्री, यानी कि जो भी राज्यपाल को शक्तियां दी गई है
उन शक्तियों का प्रयोग वह अधिनिस्तों के माध्यम से करेगा। और ये अधिनिस्त कौन होंगे? ये अधिनिस्त होंगे मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। समझ में आ गया? इसलिए इसको क्या कहा गया? ये जो सारी शक्तियां हैं, इन शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग, जो शक्तियां राज्यपाल को संविधान में दी गई है, उन शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में कौन करेगा? मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री करेगा। इसलिए उसे वास्तविक कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद की बात करें तो 163 से लेकर 167 के अंदर आपको मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। अब मुख्यमंत्री कौन होता है? तो आपको पता होगा, राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। दूसरा, लोकप्रिय नेता होता है। दूसरा, सदन का नेता होता है। और वास्तविक प्रमुख होता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, वास्तविक प्रमुख। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब स्थायी कार्यपालिका कौन होता है? तो स्थायी कार्यपालिका के रूप में हम किसको शामिल करते हैं? नौकरशाही। नौकरशाही। और नौकरशाही के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन होता है? एक तरीके से राज्य का मस्तिष्क, ब्रेन। जो भी सरकार के मन के अंदर जो विचार आते हैं, जो भी वो सोचती है, उसको वास्तविक रूप से इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये कार्यकर्ता कौन है? मुख्य सचिव। इसलिए उसे राज्य सरकार का कहीं ना कहीं मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ संपूर्ण रूप से सोचता कौन है? मुख्य सचिव सोचता है। ये तो केवल विचार करते हैं कि ऐसा करना है, लेकिन उसको वास्तविक रूप से इंप्लीमेंट कौन करता है? नौकरशाही करती है। और नौकरशाही का प्रमुख कौन कहलाएगा? मुख्य सचिव कहलाएगा। एक तरीके से राज्य सरकार का क्या होता है? मस्तिष्क होता है, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारी होता है। सीनियर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि सीनियर आईएएस अधिकारी होता है। नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, अपने पसंद के व्यक्ति को करता है। और सारा कार्य जो इंप्लीमेंट होता है, जो सरकार सोचती है, उस जो योजनाएं लाती है, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का, किस तरीके से उतारा जाए, वो सारा कार्य कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। नौकरशाही का क्या होता है? प्रमुख होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछी जाती है। इसलिए अब इसे स्थायी क्यों कहते हैं? सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी वैसी की वैसी रहेगी। उसके लिए एक निश्चित समय सीमा है, तब तक वो कार्य करेगी। एक अधिकारी लगभग अपने रिटायरमेंट की उम्र तक क्या करेगा? कार्य करेगा। उस बीच में कितनी सरकारें आती है और कितनी सरकारें जाती है, इस आधार पर उसे हम क्या नाम दे सकते हैं? स्थायी कार्यपालिका के रूप में कार्य बता सकते हैं कि वो स्थायी कार्यपालिका के रूप में क्या करती है? काम करती है। तीन चीजें हो गई। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, इसमें एक आर्टिकल और आता है, उसको ध्यान रखिएगा, आगे चलकर पढ़ेंगे। आर्टिकल 165, इसके अंदर व्यवस्था की गई है महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता की, ये ध्यान रखिएगा। एडवोकेट जनरल की बात कही गई है। राज्य का एक विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर होता है। समझ में आ गई बात? जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, कहां पर? केंद्र सरकार में। उसी प्रकार से ये अथॉरिटी होती है 165 के तहत। वो जो काम करता है वैसे ही काम ये करता है। वो जो उसके पास शक्तियां होती है, सेम शक्तियां इसके पास भी होती है। भाग ले सकता है, मतदान नहीं कर सकता। वो सारी बातें हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा 165 के अंदर एडवोकेट जनरल की व्यवस्था की गई। राज्य का एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर लिख सकते हो, राज्य का विधि अधिकारी। राज्य का विधि अधिकारी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो ये सामान्य जानकारी थी। तो कार्यपालिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। नाम मात्र, वास्तविक और स्थायी कार्यपालिका। नाम मात्र के रूप में राज्यपाल,
वास्तविक के रूप में मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, स्थायी कार्यपालिका के रूप में आपको नौकरशाही देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं व्यवस्थापिका विधानमंडल की। किसकी? विधानमंडल की। समझ में आ गया? पार्लियामेंट की। यहां पर जब हम बात करेंगे विधानमंडल के रूप में, तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा, दो सदन आपको राज्य में देखने को मिलेंगे। एक को कहा जाएगा विधान परिषद और एक को कहा जाएगा विधानसभा। ठीक है। विधान परिषद अनुच्छेद 169 और साथ साथ में 171। ठीक है। अब आप कहोगे दो कैसे हैं? तो 169 के अंदर बात कही गई है सर्जन की, यानी कि बनाने की, और 171 में इसकी संरचनाओं की बात कही गई है। विधानसभा की बात करें तो अनुच्छेद 170, ये चीज आपको पता होती। अब विधानसभा और विधान परिषद क्या होती है? तो जिस तरीके से लोकसभा है सेम वैसी याद रखिएगा, जैसी लोकसभा है और जैसी राज्यसभा है, लगभग उसी के समान आपको ये देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई बात? लोकप्रिय सदन है। कैसा सदन है? लोकप्रिय सदन, प्रत्यक्ष सदन, युवा सदन, प्रथम सदन इत्यादि नामों से जानते हैं। यहीं पर सिंपल सी बात है। अप्रत्यक्ष सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन, इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, स्थायी सदन, यहां पर अस्थायी सदन आपको देखने को मिलेगा। हर राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं होगी। भारत के अंदर 6 राज्यों के अंदर विधानसभा, विधान परिषद की बात कही गई है। हर राज्य के अंदर विधान परिषद बनाने के लिए सिंपल सी बात है, आपकी विधानसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा, संसद को भेजना पड़ेगा, और संसद अगर उसे सामान्य बहुमत से पास कर दे तो उस राज्य में क्या बनाई जा सकती है? विधान परिषद बनाई जा सकती है। विधान परिषद की वही विशेषताएं जो एक राज्यसभा की होती है, ध्यान रखिएगा, और विधानसभा की वही विशेषताएं जो कहीं ना कहीं लोकसभा की होती है। आपको थोड़ी सी और जानकारी पता होनी चाहिए। विधानसभा के अंदर मैक्सिमम सीट की बात करें तो कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। मिनिमम की बात करें तो कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। ठीक है। राज्यसभा की बात करें, सॉरी, विधान परिषद की बात करें तो मैक्सिमम 1/3 और मिनिमम की बात करें तो 40 सीट हो सकते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम 1/3 जो सीटें होंगी वो उस विधान परिषद की अधिकतम सीटें होंगी, और उसकी मिनिमम 40 सीटें होंगी। विधानसभा की बात करें तो अधिकतम 500 हो सकती हैं और मिनिमम 60 हो सकती हैं। आपको पता होगा इसमें भी अपवाद है, 60 से नीचे भी हैं। सिक्किम के अंदर, गोवा के अंदर, मिजोरम के अंदर, अरुणाचल आपको देखने को मिलेगी 60 से नीचे। पौंडीचेरी के अंदर आपको 30, 32, 40 सीटें देखने को मिलेगी। और सर्वाधिक सीटें, मैंने आपको कहा आंख बंद करके ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक सीटों का मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मतलब लगभग 403 सीटें आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं। जब प्रारंभिक या प्रथम विधानसभा थी राजस्थान के अंदर तो 160 थी, धीरे धीरे उसका विस्तार किया गया। ठीक है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। विधान परिषद की बात करें तो अधिकतम कितनी हो सकती है? 1/3। तो अधिकतम मैंने कहा मुख्य राज्य 6 हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और साथ साथ में तेलंगाना। जम्मू कश्मीर के अंदर थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को वर्तमान में यूनियन टेरिटरी बनाया गया इन 6 राज्यों में। अब इनमें 6 में भी सबसे ऊपर मैंने कहा था
तो आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक सीटें आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर कहा गया है विधानसभा की अधिकतम 1/3। तो विधानसभा में सर्वाधिक सीटें कहां है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की अधिकतम जितनी भी विधानसभा की सीटें उसका 1/3 लगभग 100 सीटों के आसपास आपको देखने को मिलेगी। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगी 40 सीटें। ठीक है, ये सारी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। आगे चलकर इस पर डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी बेसिक जानकारी बता रहा हूं। अगर आपको लोकसभा पता है तो लोकसभा एज इट इज विधानसभा, अगर आपको राज्यसभा पता है तो एज इट इज विधान परिषद। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। उसकी भेजी गई है लेकिन अब तक उसको अप्रूवल नहीं मिला, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें न्यायपालिका को लेकर, किसको लेकर? न्यायपालिका को लेकर राज्य की बात करें तो राज्य के अंदर देखिए न्यायपालिका के अंदर दो चीजें हैं। एक आपको देखने को मिलेगा उच्च न्यायालय और एक आपको देखने को मिलेगा जिला न्यायालय। उच्च न्यायालय 214 से आर्टिकल और जिला न्यायालय 233 से लेकर 237 तक। ये न्यायालय की प्रक्रिया बताई गई है, जुडिशनरी की जानकारी दी गई है। जिला न्यायालय होंगे 233 में एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इस आर्टिकल को याद रखिएगा। आगे चलकर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बाकी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उनके सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सिफारिश पर करेगा? कॉलेजियम की सिफारिश पर मानने के लिए बाध्यकारी है कहीं ना कहीं। तो ये पूरी एक व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी राज्य सरकार। जब आप राज्य सरकार पढ़ते हो तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर उनकी राज्य सरकार का मतलब एक पूरा का पूरा मोटा मोटा खाका आपके दिमाग में होना चाहिए। उस पर फिर एक एक टॉपिक को आप डिटेल से चर्चा कर सकते हो। जैसे राज्यपाल को बात कर दो, फिर आप मुख्यमंत्री की बात कर दो, फिर मुख्य सचिव सचिवालय की बात कर दो, शासन सचिवालय, उसके बाद विधान परिषद की बात कर लो, विधानसभा की बात, फिर इन पर एक एक पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन चीजों के बारे में दिमाग में रहनी चाहिए। राज्य सरकार का मतलब भाग 6, भाग 6 का मतलब आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक राज्य सरकार की बात है। राज्य सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका भी 3 प्रकार की, एक नाम मात्र की संवैधानिक प्रमुख जिसका होगा राज्यपाल होगा, एक वास्तविक जिसका राजनीतिक प्रमुख होगा मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, और एक ब्यूरोक्रेसी स्थायी कार्यपालिका आईएएस अधिकारी जिसे मुख्य सचिव या सेक्रेटरी के रूप में जानते हैं। व्यवस्थापिका विधानमंडल, जैसे वहां पर पार्लियामेंट संसद है वैसे ही राज्यों में विधानमंडल होगी। विधानमंडल में भी 2 सदन होंगे, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस का मतलब होगा विधान परिषद, लोअर हाउस का मतलब होगा विधानमंडल। समझ में आ गई बात? हर राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई, ज्यादातरों में विधान सभा की व्यवस्था की गई। उसके बाद आएगा न्यायालय। न्यायालय भी राज्य के अंदर 2 प्रकार के न्यायालय मुख्य रूप से मिलेंगे। इसके पहला उच्च न्यायालय, दूसरा जिला न्यायालय। जिला न्यायालयों में कई प्रकार की आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी, सिविल न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय, अन्य न्यायालय भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 व्यवस्थाएं आपको होगी। इसके अलावा लोक अदालतें भी हैं। 2008 में इसको अधिनियम पारित किया गया था। राजस्थान की बात करें तो 2010 के अंदर जयपुर के बस्सी में लोक अदालत की स्थापना की गई थी। तो ये बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। इतना आपको पता होगा तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में गवर्नर से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इसको पढ़ना, इसको देखिएगा, जिससे आपका नेक्स्ट जो पहला टॉपिक है दोबारा से उसको पढ़ने में आसानी होगी। राज्यपाल को आप आसानी से समझ पाओगे कि राज्यपाल वास्तविक कौन होता है, राज्यपाल कैसा होता है, नाम मात्र कार्यपालिका इसको क्यों कहते हैं, उस पर डिटेल से हम वहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, ये पिक्चर आपके दिमाग में रहे, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाया गया है। तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगेन धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।